आज ज़िला बिजनौर के सभी मुसलमान बिजनौर कलेक्ट्रेट के सामने जमा हुए हैं और सब ने एक ज़ुबान ये कहा है कि जो कमलेश तिवारी ने हमारे नबी साहब की शान में गुस्ताखी की है और साध्वी पराची और योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज और दीगर फ़िरका परस्त आए दिन बदतमीज़ी करते रहते हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? इससे देश के संविधान के ऊपर ये लोग लात मार करके, कानून तोड़ करके भड़काऊ भाषण देते हैं। किसी भी धार्मिक चीज़ को नुकसान पहुंचाना, किसी भी धार्मिक चीज़ पर टिप्पणी करना यह गलत बात है। कमलेश तिवारी के खिलाफ आज तमाम मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और यूपी सरकार और हमारी अदालतें इसको सज़ा देती हैं तो ठीक, वरना बिजनौर के मुसलमानों की तरफ से उसका सर कलम करने का 51 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। 51 लाख रुपए बिजनौर के मुसलमान देंगे जो उसका सर कलम करेगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। कमलेश तिवारी हत्याकांड का आजम खान से क्या कनेक्शन हो सकता है? आजम खान से कनेक्शन है, ये आतंकवादी घटना भी मानी जा रही है, लेकिन यदि इसके जड़ में जाएंगे तो पता चलेगा कि विवाद की जो डिस्प्यूट की शुरुआत हुई थी वो आरएसएस पर आजम खान के दिए गए बयान को लेकर के हुई थी और उसी के रिएक्शन में कमलेश तिवारी ने जो प्रॉफेट मोहम्मद हैं उनको लेकर के ऑब्जेक्शनेबल बात कही थी और उसके बाद से ये दिसंबर 2015 की बात है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उसको लेकर के काफ़ी हंगामा हो गया था। वाकया कुछ ऐसे हुआ था, आपको याद होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट से जब मामला सेक्शन 377 का एक तरह से फेवर में हुआ था, जो LGBT ग्रुप है उनके फेवर में हुआ था, फिर जब सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, यानी कि उसको नहीं माना था 377 को। फिर उस पर जो है तत्कालीन जो 2014 की बात है, उस समय जो अरुण जेटली जीवित थे उन्होंने कहा था कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को रिकन्सिडर करना चाहिए। इसी बात को लेकर के जब आजम खान से पूछा गया था, या आजम खान ने स्वतः ही ये कहा था कि जो आरएसएस के लोग होते हैं वो गे होते हैं, इसीलिए वो शादी नहीं करते हैं। डिस्प्यूट की शुरुआत यहाँ से होती है। इसके तत्काल बाद ये 1 दिसंबर 2015 से झगड़ा शुरू हो रहा है। 4 दिसंबर इसी दौरान, यानी कि 1 से और 4 के बीच में एक तारीख को कमलेश तिवारी ने बयान दिया प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर के, और फिर 4 दिसंबर उसी दिन से मतलब 2 तारीख से ही, वैसे 4 दिसंबर को पूरे कई जगहों पे प्रदर्शन हुए थे, जिसमें जो बिजनौर के जो 2 मौलवी थे, 4 दिसंबर को 2015 को जो प्रदर्शन हुआ, अनवारुल और कासिम, उन्होंने उनके हेड पे जो है 51 लाख का इनाम रख दिया। दूसरे थे मुफ्ती नईम कासमी, खूब ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ, फिर 51 लाख का इनाम रख दिया। वो आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से उस प्रदर्शन में आग उगला जा रहा है और किस तरीके की बातें की जा रही है। फिर क्या होता है कि कमलेश तिवारी के खिलाफ तब अखिलेश सरकार सूबे में थी, इस बात पे जो है इन लोगों ने दबाव बनाया, मुस्लिम समाज ने, कि इस मामले में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, तब तक सख्त धारा के तहत जो है मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। फिर आगे चल कर के उन पर रासुका लगा दी गई और तत्काल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप समझिए कि दिसंबर 2015 के शुरुआती हफ्ते की बात है। फिर क्या होता है, उन रासुका के तहत रहे, फिर जमानत के लिए गए, फिर जमानत पे छूटे, और ये सब तब तक उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे मामला शांत होता गया। लेकिन रासुका भी लगी, जेल में भी रहे, और आने के बाद अब लगभग दिसंबर आने वाला है, 4 साल बाद ये होता है कि इस बीच में कहाँ प्लानिंग रची जाती है। अभी जब तक दोनों हत्यारे नहीं गिरफ्तार होंगे तब तक पता नहीं चलेगा। 4 साल बाद उनको, कमलेश तिवारी को, उनके पार्टी का कार्यकर्ता बनने के लिए आ करके और हत्या कर दी जाती है। अब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है, अल हिंद ब्रिगेड का नाम आ रहा है, और धीरे धीरे यूपी पुलिस मानती हुई सी दिख रही है कि हाँ, ये आतंकवादी घटना हो सकती है। कमलेश तिवारी के परिजनों ने जो है वो डिमांड पहले ही दिन उठाई थी कि इसकी जांच जो है एनआईए से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 3 से 4 स्टेट अभी तक पता चल चुका है। नागपुर से भी एक गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 गिरफ्तारी सूरत से हुई है, दोनों हत्यारे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। कानपुर कनेक्शन अलग निकल चुका है, शाहजहाँपुर का नाम वैसे आ रहा है कि वहाँ तक ये हत्यारे पहुँचे। तो बहुत सारी बातें हैं। एक और बात जो खास बात
कि इन्होंने जिस प्लानिंग के तहत भी हत्या की उसमें ये सुराग जानबूझ करके एविडेंस छोड़ते गए। ऐसा तभी होता है जब आतंकवादी किसी घटना को अंजाम देते हैं तो अपने मतलब खुद के ऑर्गेनाइजेशन और अपने को चमकाने के लिए, लाइमलाइट में ले आने के लिए वो ये दावा करते हैं कि हाँ हमने ये किया। और ऐसे ही दावा जो है अल हिंद ब्रिगेड ने भी किया। अल हिंद ब्रिगेड क्या है अभी इसका कुछ आता पता नहीं है, लेकिन जो दावा किया गया है वो साफ साफ दिख रहा है। उसके दावे में कितनी सच्चाई है अभी इसकी जांच होनी है। और फिर जो है वहाँ होटल तक आना वगैरह वगैरह ये सब बातें ऑलरेडी है। लेकिन ये जो झगड़े की शुरुआत होती है वो शुरुआत हुई है जो आईपीसी की धारा जो है 377 है उसको लेकर के, उस पर सुप्रीम कोर्ट के पहले डिसीजन को लेकर के, फिर बाद के डिसीजन को लेकर के, फिर आजम खान द्वारा आरएसएस पे वार करने को लेकर के, उसके रिएक्शन में कमलेश तिवारी का जो रिएक्शन था, फिर ये घटनाक्रम घटित हुआ। कमलेश तिवारी के मरने से पहले एक और वीडियो जो है मरने के बाद एक और वीडियो काफ़ी जो है हाईलाइट हुआ जिसमें कि वो कह रहे हैं कि बेशक इनसे हमारा कोई वैसा रिश्ता नहीं है, लेकिन जब भी इनके ऊपर वार होता है तब मुझे दर्द होता है। यानी कि हिंदुओं की वो बात कर रहे हैं या हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी जैसे संगठन और पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि इनके साथ भी होता है तो मुझे दर्द होता है और मैं उनके लिए लड़ता हूँ। पदाधिकारी कार्यकर्ता भाजपा का है, पदाधिकारी कार्यकर्ता मरता है तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वो संघ और भाजपा का है, हम चुप रहे। हम ये सोचते हैं कि वो हिंदू है, ये भले मैं जेल चला जाता हूँ, ये भले मेरे लिए षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के लिए भी मेरे दिल में दर्द होती है और मैं लड़ने निकल पड़ता हूँ। कहने का मतलब कि जो समान विचारधारा है उसकी तरफ वो बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं उस वीडियो में भी उनकी ये पीड़ा झलक रही है कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। यानी कि पहले के अखिलेश सरकार पे भी कई कार्यक्रमों में उस समय जब ये मामला तूल पकड़ा था तो पत्रकारों ने पूछा था कि आपके मंत्री, यानी कि आजम खान तब मंत्री थे, आपके मंत्री ऐसे उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं। अखिलेश यादव उसका कोई खास जवाब नहीं दे पाए थे, वो बात को टाल जाते थे। कहने का मतलब कुल मिला जुला करके लबो लुआब ये है कि जो झगड़ा, जो डिस्प्यूट की शुरुआत हुई थी वो सेक्शन 377 को लेकर के हुई थी। उस पे जो है अरुण जेटली ने कोई बात बोली थी, उसके जवाब में आजम खान ने जो है रिएक्शन दिया था और आरएसएस पे गिव होने का आरोप लगा दिया था। उसके जवाब में कमलेश तिवारी ने ये बात बोली थी और बोलने के बाद इस तरीके से ये बखेड़ा खड़ा हुआ और बखेड़ा खड़ा होने के ठीक 4 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई। अब हत्या करने के बाद उनकी हत्या की गुत्थी को सुलझाना एक चुनौती बन गया यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि शुरू में उसने ऐसा माना जैसे कि ये घटना जो हुई है वो उनके आक्रामक बयानों की वजह से हुई है, रिएक्शन में कट्टरवादी संगठनों ने या लोगों ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन बाद में जो जानकारी मिली उस जानकारी के मुताबिक ऐसा नहीं है कि इसमें कट्टरवादी लोग या सोच वाले लोग ही सिर्फ शामिल हैं। अब बात ये आ रही कि इसमें आतंकियों का भी, आतंकवादी संगठनों का हाथ हो सकता है। बाकायदे प्लान कर करके ये मर्डर किया गया है और इसके पीछे ये भी मकसद हो सकता है कि किस तरीके से सूबे में और देश में जो है अनरेस्ट पैदा किया जाए, किस तरीके से जो है माहौल को ख़राब किया जाए। तो ये देखने वाली बात होगी। तो ये है इस पूरे घटनाक्रम का आजम कनेक्शन। आजम खान आजकल वैसे ही परेशानी में है, इस विवाद में फिलहाल उनकी हत्या से जो है डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, अभी निकल के आया है, लेकिन झगड़े की शुरुआत वहाँ से होती है बड़बोले नेता आजम खान से। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।